DJ Moral Stories। तालाब के अंदर जल परी का सोने का महल। स्वाति के पति हेमंत की एक बस एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद स्वाति एक विधवा हो जाती है। विधवा होने पर उसके जेठ जेठानी वनराज और मालिनी उस पर खूब अत्याचार करते हैं। ओ स्वाति, यहाँ तुम्हें हमने मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए रखा है। चलो आओ और हमारे जूते के फीते बांधो। अरे देख क्या रही है घूर के, आंखें फोड़कर अंधी बना दूंगी तुझे। जा अपने जेठ के हुक्म का पालन कर, कल मुंही कहेगी। बेचारी स्वाति वनराज के जूतों के फीते बांधती है और वनराज उसे लात मारकर दूर करता है। स्वाति का इस दुनिया में कोई नहीं था। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था और इसलिए अब उसे ना चाहते हुए भी लाचार होकर अपने जेठ जेठानी के साथ ही रहना पड़ता है। स्वाति एक मछुआरन होती है। वो रोज तालाब में मछलियाँ पकड़ने जाया करती और फिर उन्हें पकड़कर बाजार में बेचती और दिन भर जितनी भी कमाई होती वो उन सारे पैसों को मालिनी के हाथ में थमा देती। हाय हाय, ये क्या, आज कम कमाई कैसे हुई? रोज तो इतनी नहीं होती, ऊपर से आज तो इतवार भी था, उसके बावजूद भी इतनी कम कमाई कैसे? वो मालिनी भाभी, दरअसल वो मैं आज गांव के मेले में गई थी और वहां जाकर मैंने पानी के बताशे खा लिए और एक गरीब बूढ़ी महिला को भी थोड़ा सा खाना खिला दिया। ये सब सुनकर मालिनी गुस्से से लाल हो जाती है और वो स्वाति के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। देख रहे हो जी, पति को मरे अब तक 1 साल भी नहीं हुआ और ये विधवा मेले में गुलछर्रे उड़ाने गई थी। अरे बेशरम निर्लज्ज औरत, कम से कम हमारे अनुज हेमंत की आत्मा के बारे में तो सोच लेती। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी अगर तुम यूं ही सैर सपाटा करती रहोगी तो। पानी के बताशे खाने का बड़ा मन हो रहा था ना तेरा करम जली। रुक जा, तो तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। मालिनी और वनराज दोनों मिलकर स्वाति को बहुत मारते हैं और बेचारी स्वाति दर्द से कर्राहने लगती है। मत मारिए मुझे, मत मारिए। भाई साहब, भाभी, नहीं, मुझे दर्द हो रहा है। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। वनराज और मालिनी स्वाति को बड़ी ही बेरहमी से मारते हैं और उसे भूखा भी रखते हैं। मालिनी स्वाति को घर के बाहर ढकेल देती है। चल निकल यहाँ से, और आज पूरी रात तू यहीं आंगन में खड़ी रहेगी इस कड़कड़ाती ठंड में। यही तेरी सजा है। ऐसा मत कीजिए भाभी, भाभी, मालिनी भाभी, मेरी बात तो सुनिए। मालिनी स्वाति के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। ठंड इतनी ज्यादा होती है कि इंसान की हड्डियां सुन पड़ जाए और ऐसे में बेबस स्वाति उस कड़ाके की भीषण ठंड में आंगन में ही रात गुजारती है। अगले दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी अपने जेठ जेठानी के खौफ से उसे मछलियां पकड़ने तालाब जाना ही पड़ता है। पता नहीं मेरे ही दामन में क्यों इतना दुख भरा है। ऐसे तिल तिल करके जीने से अच्छा तो यही है कि मैं एक बार में ही मर जाऊं। मुझे नहीं रहना है अपने जेठ जेठानी के साथ। वो दोनों इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। तभी अचानक से बिन मौसम तूफान आता है और इस तूफान में स्वाति की नाव पलट जाती है और वो तालाब में डूब जाती है। बचाओ, बचाओ! स्वाति तालाब में डूबकर जब भीतर जाती है तभी उसे कई सारी जल परियां नजर आती है। वो उन्हें देखकर अचंभित हो जाती है। इतनी सारी जल परियां! घबराओ मत स्वाति, ये हमारी दुनिया है, जल परियों की अलौकिक दुनिया। लेकिन आप मेरा नाम कैसे जानती हैं जल परी जी? हमारे पास जादुई शक्तियां हैं जिससे हम मनुष्य के चेहरे को देखकर ही उसकी पूरी जानकारी जान लेते हैं और तुम्हें देखकर
मुझे तुम्हारी पूरी कहानी पता चल गई है। तुम्हारे साथ जो बीते दिनों में हुआ उसे जानकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन तुम चिंता मत करो स्वाति, मैं तुम्हें उन हैवानों से बचाकर ही रहूंगी। जलपरी की बात सुनकर स्वाति भावुक हो जाती है। धन्यवाद जलपरी जी। जलपरी अपने जादू से तुरंत वहाँ एक विशाल सोने का महल प्रकट करती है। अरे वाह, ये महल तो सोने का है और ये अब से तुम्हारा महल है स्वाति। ये एक जादुई सोने का महल है, इसमें तुम्हारा राज चलेगा, तुम इसकी मालकिन हो अब। क्या? सच? हाँ स्वाति, तुम एक बहुत ही नेक दिल और परोपकारी महिला हो, जिसके मन में दूसरों के प्रति कोई घृणा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सद्भाव है, प्रेम है। इसलिए मैं यानी कि इस जलपरी लोक की राजकुमारी तुम्हें ये सोने का महल भेंट स्वरूप देती हूँ। स्वाति हाथ जोड़कर जलपरी का धन्यवाद कहती है और वो अब उसी जादुई सोने के महल में रहने लगती है। वहीं स्वाति के 2 से 3 दिन तक घर न आने के बाद मालिनी और वनराज दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। अच्छी खासी मुफ्त की नौकरानी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। एक बार मिल जाए बस, बहुत बुरा हाल करूंगी उसका मैं। कहीं तूफान में ही तो खत्म ना हुई हो। चलो उस मछुआरे से पूछते हैं। वनराज और मालिनी एक मछुआरे के पास जाकर उसे स्वाति के बारे में पूछते हैं। अरे ओ भाई, तुमने वो स्वाति को देखा है क्या? वो मछुआरन जिसकी नीली नाव है और वो उस गुंजन बाजार में मछली बेचने जाती है। 2 से 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरी प्यारी देवरानी का कुछ अता पता नहीं है। हम बहुत चिंताग्रस्त हैं भाई साहब। जी, जितना मुझे याद है वो महिला मछुआरन, वो अरे हाँ, याद आया। उस दिन जब तूफान आया था तब वो मछुआरन ही पानी में डूब गई थी। क्या? पानी में डूब गई थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है वनराज जी। वो मर गई तो हमारी सेवा कौन करेगा? हमें उसे पानी के भीतर ढूंढना होगा। लेकिन तुम्हें तैराकी आती है या नहीं मालिनी? जी, मुझे आपसे भी अच्छी तैराकी आती है। मालिनी और वनराज दोनों साथ में तालाब में छलांग मारते हैं और तालाब के भीतर जाकर स्वाति की तलाश करते हैं। तब उन्हें एक सोने का महल दिखता है, जिसके अंदर स्वाति एकदम राजसी तौर तरीके से एक खुशहाल जीवन जी रही होती है और उसके महल के आसपास कई सारी जलपरियां होती है। मालिनी और वनराज तालाब के बाहर आते हैं और आपस में एक दूसरे से कहते हैं, वनराज जी, जादुई जलपरियों के कारण स्वाति अब एक बहुत ही खुशहाल जीवन जी रही है, बिल्कुल किसी महारानी की तरह। हमें उसके सोने के महल को छीनना होगा। हाँ मालिनी, बात तो तुम सही कह रही हो। एक बार अगर वो जादुई सोने का महल हमारे कब्जे में आ गया, तब हम बहुत धनवान बन सकते हैं। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे होगा वनराज जी? उसका हल भी मैंने सोचा है मालिनी। वनराज एक ऐसी दवाई लाता है जिसे तालाब में मिलाने से तालाब का पानी सूखने लगता है और जमीन में धंसने लगता है और साथ ही सभी जलपरियां बेहोश होने लगती हैं। बिना पानी के तालाब में छिपा सोने का महल अब साफ दिखाई देता है और स्वाति मालिनी और वनराज को देखकर हैरान रह जाती है। इसका मतलब ये सब आप लोगों ने किया है? आप दोनों और कितने नीचे गिरेंगे और कितना क्रूर बनेंगे। ए स्वाति की बच्ची, ज्यादा जबान मत चला, वरना काट कर फेंक दूंगी, समझी तू? मालिनी, हमारे हेमंत की विधवा यानी कि स्वाति को जान से मारने का समय आ गया है और इसके इस जादुई सोने के महल को हड़प कर हम दोनों राज करेंगे। मालिनी और वनराज दोनों स्वाति को मारने लगते हैं, लेकिन तभी स्वाति जादुई छड़ी निकालती है। दूर रहो, ये जादुई छड़ी है, भूलो मत, मैं एक जादुई सोने के महल में हूँ और अब मेरे पास वो सभी जादुई औजार हैं
जिनसे मैं आप दोनों के घिनौने मंसूबे को नाकामयाब कर सकती हूँ। मैं अभी तक भूली नहीं हूँ कैसे आपने हेमंत जी के जाने के बाद मुझ पर कितना अत्याचार किया और मेरे मान सम्मान और अस्तित्व को छलनी छलनी कर दिया। लेकिन आज अगर मैंने आप दोनों जैसे पापी लोगों को छोड़ दिया तो ये बहुत गलत होगा। इसलिए आज मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगी। स्वाति अपनी जादुई छड़ी से मालिनी और वनराज को पत्थर बना देती है। नहीं, हमें माफ कर दो स्वाति, हमें फिर से इंसान बना दो। स्वाति, तुम्हें मेरे स्वर्गवासी अनुज की सौं, हमें फिर से इंसान बना दो। अब चाहे आप दोनों कितना भी जतन क्यों ना कर लो, पर मैं आप दोनों को माफ नहीं करूंगी। स्वाति अपनी जादुई छड़ी से तालाब में फिर से पानी लाती है और फिर से जलपरियां होश में आ जाती है। और उस दिन के बाद से स्वाति तालाब के अंदर के सोने के महल में एक सुखद और चैन भरा जीवन व्यतीत करती है और मालिनी और वनराज हमेशा के लिए पत्थर ही बने रह जाते हैं। मुखिया जी की बेटी मनिका अपने माता पिता की बड़ी लाडली थी। उसके पिताजी उसे घर की राजकुमारी कहते थे और उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। गांव में नाग पंचमी का मेला लगा था। मनिका की माँ की चचेरी बहन शकुंतला उनके यहाँ मेला देखने आई। अरे मनिका की माँ, छोटा मुंह बड़ी बात, ना समझियो, तेरे तो बड़े ठाठ है। मुखिया जी तुझे रानी की तरह रखते हैं। हाँ बहन, छोटा सा तो हमारा परिवार है। तेरे जीजा जी तो सचमुच देवता है, देवता। अगले दिन मुखिया जी सभी को मेला घुमाने गए। मनिका जो कहती मुखिया जी उसे दिला देते, लेकिन शकुंतला अपनी बेटी को वो सब कुछ दिला नहीं पाते। जलन के मारे सबसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो बोली, अरे जीजा जी, छोटा मुंह बड़ी बात ना समझियो, इस तरह तो आप लड़की को बिगाड़ देंगे। अरे शकुंतला, मेरी इकलौती संतान है, मेरा सब कुछ इसी का तो है, इसके लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। ये कोई राजकुमारी से कम है? हाँ? शकुंतला वापस अपने गांव गई, लेकिन मुखिया जी के घर के ठाठ को भूल नहीं पाई। कुछ सालों बाद गांव में हैजा फैल गया, जिसमें मनिका की मां की मृत्यु हो गई। मन ही मन खुश होती हुई शकुंतला भी मुखिया जी का दुख बांटने आई। अरे जीजा जी, ये क्या हो गया? छोटी मुंह बड़ी बात न समझियो, बेचारी आपकी राजकुमारी अब दीदी के बिना कैसे रहेगी? क्रियाक्रम हो जाने के बाद भी 16 साल की मनिका बहुत रो रही थी और शकुंतला मन ही मन मुखिया जी के घर में कब्जा करने का प्लान बना रही थी। ओ माँ, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? अब मुझे कौन प्यार करेगा? मैं कैसे जीऊंगी माँ? वापस आ जाओ माँ, वापस आ जाओ। छोटा मुंह बड़ी बात न समझियो मनिका, मौसी भी तो माँ के बराबर होती है। मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं प्यार करूंगी तुझे। आ मेरे पास आ। मौसी, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, तुम मुझे कितना प्यार करती हो, तुम्हारी गोदी में मुझे नींद आ रही है। शकुंतला जितने दिन वहाँ रही मनिका को बहुत प्यार करती है। ये देखकर मनिका की नानी के मन में विचार आया, ए बेचारी शकुंतला मनिका को इतना प्यार करती है, इसका दिल समझती है। मनिका सयानी हो गई है, अगर शकुंतला का विवाह हो जाए तो मनिका को माँ मिल जाएगी और शकुंतला को भी सहारा मिल जाएगा। शकुंतला तो इसी की ताक में थी। नानी के पूछने पर उसने बिना देर लगाए हाँ कर दिया और मुखिया को शकुंतला से विवाह करना पड़ा। देखो शकुंतला, तुम घर में आराम से रहो, लेकिन मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरा सब कुछ मनिका का ही है। मनिका के ना रहने पर ही ये किसी और का हो सकता है। अरे जी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? छोटा मुंह बड़ी बात ना समझियो, मौसी हूँ उसकी माँ से भी ज्यादा प्यार करूंगी, मेरा विश्वास करिए। लेकिन असलियत में मुखिया जी की बात सुनकर शकुंतला बुरी तरह से जल गई और सोचने लगी कि वाह 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 वाह, ये भी कोई बात हुई? मैं आया बन इनकी बेटी की सेवा करूं और मेरी बेटी को धेला भी ना दे। अरे भगवान, छोटा मुंह बड़ी बात न समझियो, अच्छा मजाक खाऊंगी इस मनिका को। मुखिया जी के काम पर बाहर जाते हैं शकुंतला ने सोती हुई मनिका को जगा दिया और बोली, अरे वारे महारानी, छोटा मुंह बड़ी बात न समझियो, 16 साल की हो गई है और अभी भी सो रही है।
अरे नाश्ता कौन बनाएगा? तेरी अम्मा तो नहीं आने वाली। नहीं माँ, आज आप मुझसे नाराज हो क्या? ऐसे क्यों बोल रही हो? हाय रे हाय, नखरे वाली, काम की ना काज की, 100 मन अनाज की। मेरे कमर में दर्द हो रहा है, जल्दी जल्दी नाश्ता बना। मनिका नाश्ता बनाकर शकुंतला और उसकी बेटी को नाश्ता देती है। वो नाश्ता करने बैठती है, उससे पहले ही शकुंतला जोर से चिल्लाती है, अरे अरे महारानी, अब खाने मत बैठ जाना। नदी पर सारे कपड़े धो ले वरना धूप चली जाएगी। कपड़ा धोने के बाद नाश्ता कर लेना। अरे कोई राजकुमारी नहीं है, समझी? हाँ मौसी, तुम चिंता मत करो, मैं सब काम कर लूंगी। तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा है ना, तुम आराम करो। मनिका कपड़ों की गठरी उठाए नदी पर जाती है और कपड़ों को धोती है। पूरी तरह से थक जाती है और उसे भूख लगने लगती है। वो वापस आती है तो उसका नाश्ते की प्लेट खाली होती है। मौसी, मेरी प्लेट से नाश्ता कहाँ गया? एक दिन ना खाएगी तो मर नहीं जाएगी। छोटा मुंह, बड़ी बात ना समझियो। सड़क पर एक कुत्ता भूखा था, उसी को रोटी दे दी। अरे कुछ दान पुण्य ने भी कर लिया कर, केवल खाने से कुछ नहीं होगा। इस प्रकार मनिका से बदला लेने के लिए शकुंतला रोज ही उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगती है। यहाँ तक कि एक रोज जब मनिका उसके लिए रोटी बनाकर लाती है तो शकुंतला उसके मुंह पर जोर का चाटा मारती है। क्यों री, ये क्या बनाया है तूने? छोटा मुंह, बड़ी बात न समझियो। ना जाने क्या खाकर तुझे पैदा करा है तेरी माँ ने। ये जो टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाई है। गलती हो गई माँ, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आंखों में आंसू लिए मनिका गांव के बगीचे में चली जाती है और तितलियों को पकड़ने लगती है। तभी वहां से एक कार गुजरती है जिसमें एसपी पंकज बैठे होते हैं। उन्हें वो बहुत पसंद आती है। वो मुखिया के घर रिश्ता भेजते हैं। अरे शकुंतला, मनिका कहाँ है? उसके लिए रिश्ता आया है। शहर का एसपी है एसपी, अब तो राज करेगी मेरी बिटिया। मुखिया की बात सुनकर शकुंतला बुरी तरह से जल जाती है और सोचती है, एसपी? अरे इनका विवाह तो मेरी बेटी गुड़िया से होना चाहिए। वो मनिका के साथ और बुरा व्यवहार करने लगती है। कुछ दिनों के बाद मुखिया जी शकुंतला से कहते हैं, मैं बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ। कल ही एसपी साहब मनिका को देखने आने वाले हैं और आज ही मुझे भरतपुर जाना पड़ेगा। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम अच्छी तरह से एसपी साहब की खातिरदारी करके मनिका से मिलवा देना। बाकी बातें मैं आगे कर लूंगा। शकुंतला के मन की मांगी मुराद पूरी हो गई। वो पूरे उत्साह से बोली, छोटा मुंह, बड़ी बात न समझियो मुखिया जी। अरे भला ये भी कोई बात हुई? मेरे होते हुए आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी प्यारी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाए जी। आप निश्चिंत होकर जाइए। पत्नी की बात सुनकर जमींदार गंगापुर के लिए रवाना हो गए। शकुंतला ने मनिका से कहा, छोटा मुंह, बड़ी बात न समझियो। मैंने तुम्हारे लिए शहर से मंगवा कर कुछ कपड़े रखे हैं, उन्हें पहनकर ही घर आना। ऐसा क्यों माँ? अरे पगली, छोटा मुंह, बड़ी बात न समझियो, पर एसपी साहब शहरी आदमी हैं। मनिका एक सीधी सादी लड़की थी और शकुंतला की चाल को नहीं समझी और चुपचाप पिछले दरवाजे से शिवालय की ओर चल पड़ी और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, आप कितने अच्छे हैं। जो आपने मुझे नई माँ दी, वो मेरा कितना ध्यान रखती है। मेरे लिए शहर से कपड़े भी मंगवा दिए। ऐसा तो सिर्फ असली माँ ही कर सकती है। एसपी साहब की गाड़ी जमींदार के घर के सामने रुक गई। शकुंतला ने एसपी साहब को सम्मान पूर्वक बैठक में बैठाया। माताजी, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। शाम होने से पहले ही मुझे वापस शहर के लिए निकलना है। अगर मनिका से मुलाकात हो जाती तो अच्छा रहता। ये सुनते ही शकुंतला मुंह बनाते हुए बोली, छोटा मुंह, बड़ी बात न समझियो। अरे क्या बताऊं बेटा, कहने को तो मैं सौतेली माँ हूँ, लोग मुझे ही बुरा ही समझेंगे। ये लड़की तो घर में टिकती ही नहीं है, हर समय गांव में घूमती रहती है, न जाने कब आएगी। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को आवाज दी और कहा, अरे गुड़िया, जरा एसपी साहब के लिए चाय नाश्ता लेकर जल्दी आ जाओ। हाँ? छोटा मुंह, बड़ी बात न समझियो। गुड़िया साड़ी पहनकर, बालों में फूल लगाए हुए, हाथ में ट्रे लेकर रसोई से बाहर निकली। उसी समय सामने के दरवाजे से मनिका आई। माँ, मैं आ गई। ऊंची एड़ी के सैंडल पहनने की आदत ना होने के कारण वो गिरती पड़ती किसी तरह से अंदर चली आ रही थी और अपनी छोटी सी स्कर्ट से अपने पैरों को ढकने की कोशिश करते हुए स्कर्ट को बार बार खींच रही थी।
वो गिरने ही वाली थी कि एसपी साहब ने उसे संभाल लिया और हंसते हुए बोले, अरे भाई, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुमने ये क्या वेश धारण किया है? अरे बेटा, छोटी मुंह बड़ी बात न समझियो। मैं कितना मना करती हूँ कि गांव में ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पर ये है कि मानती ही नहीं। भोली भाली मनिका को अपनी सौतेली माँ की चाल समझ में नहीं आ रही थी। माँ, आज क्या काम वाली सूखी नहीं आई? बेचारी गुड़िया को चाय बनानी पड़ी। आने दो पिताजी को, सबकी शिकायत करती हूँ। अरे छोटा मुंह बड़ी बात ना समझियो, बेशरम, ज्यादा बातें मत बना। बड़ी आई पिताजी से शिकायत करने वाली। रोज गुड़िया चाय बनाती है, तू तो 12 बजे तक खाट तोड़ती है, तुझे क्या पता। मनिका को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो भोलेपन से शकुंतला को देख रही थी। अरे छोटा मुंह बड़ी बात न समझियो, बेटा पर कोई बदनसीबी होगा जिसकी शादी होगी तुझसे। मेरी बेटी गुड़िया जिसके घर जाएगी उसके तो भाग्य ही बन जाएंगे। और फिर एसपी उदय सिंह की तरफ मुड़कर बोली, देखो बाबू, छोटा मुंह बड़ी बात न समझियो। अगर तुम्हें ये कुल्लचनी ही भाती है तो तुम्हारी किस्मत। एसपी पंकज सिंह अपना निर्णय जल्दी बताने की बात कहकर चले गए। उनके जाने के बाद शकुंतला ने मनिका को खूब खरी खोटी सुनाई, फिर बोली, हाँ नहीं तो। अरे तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? नाश्ते के बर्तन उठा और रात के खाने की तैयारी कर। बड़ी आई राजकुमारी। रात को मुखिया साहब वापस आ गए और उन्होंने एसपी पंकज सिंह को फोन किया। एसपी उदय सिंह ने कहा, आपकी बेटी मनिका मुझे बहुत पसंद है और मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। मैं अगले हफ्ते ही बारात लेकर आने वाला हूँ और आपकी बेटी को अपनी पत्नी बनाकर ले जाऊंगा। मुखिया साहब ने ये खबर शकुंतला को सुनाई। छोटा मुंह बड़ी बात न समझियो, उन्होंने गुड़िया कहाँ होगी? ये तू क्या कह रही है? इसका मतलब तू गुड़िया से उनका रिश्ता करवाना चाहती थी? सच सच बता, क्या किया तूने? शकुंतला ने अपनी गलती स्वीकारी। तू कितनी नीच है शकुंतला। तुझे पता है मनिका ने मेरी पूरी जायदाद के 2 बराबर हिस्से करवाए हैं और एक हिस्सा तेरी बेटी के नाम करवाया है। इसी काम के लिए मैं गया था। शकुंतला को मन ही मन अपने कर्मों पर बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने हाथ जोड़कर मनिका और मुखिया साहब से माफी मांगी। धूमधाम से मनिका का विवाह एसपी साहब के साथ हो गया और शकुंतला की सारी चालें उलट गई।